तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ उस फिल्म का नाम है अकेली। इस फिल्म के लीड रोल में है नुसरत भरूचा और फिल्म की कहानी है एक लड़की के बारे में जो जॉब करने के लिए इराक चली जाती है, मगर वहाँ पर युद्ध चल रहा था और वो वहाँ पर फंस जाती है। अब वो कैसे निकलेगी, इसी पर यह कहानी बेस्ड है। फिल्म अपने थिएटर रिलीज के 8 महीने के बाद OTT पे रिलीज हुई है। अगर आपको ये फिल्म देखना है तो जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत होती है ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए, जो कुछ सिविलियंस को बंदी बनाकर रखते हैं और उनमें से इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी थी जो आतंकवादियों के कब्जे में आ चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम ज्योति को देखते हैं जो इराक के मोसुल शहर में काम करने के लिए आती है और वहाँ उसे फारूक नाम का लड़का उसे लेने के लिए आता है। यहाँ पता चलता है कि ज्योति यहाँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए आती है और रफीक उस फैक्ट्री का मैनेजर है। जब दोनों फैक्ट्री की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में उन दोनों को लोगों की भीड़ जमा दिखती है और रफीक गाड़ी से उतरकर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और टेंशन में आकर ज्योति भी गाड़ी से उतरकर भीड़ के अंदर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उस इलाके को सील कर दिया गया था और वहां एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम फातिमा है, उसके शरीर में बॉम्ब लगा हुआ था और उसी को डिफ्यूज करने के लिए वहां पर बॉम्ब स्क्वाड आकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते टाइमर भी खत्म होने को आता है और वो स्क्वाड मेंबर फातिमा से माफी मांगता है कि वो उसे नहीं बचा पाएगा और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। और जैसे ही टाइमर खत्म होता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फातिमा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ज्योति बहुत ही ज्यादा शॉक में आ चुकी थी। रफीक किसी तरह ज्योति को गाड़ी में बैठाकर फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। रफीक कहता है कि इन सब के बारे में मत सोचिए। वो ये भी कहता है कि हमारे फैक्ट्री में हमेशा इराकी आर्मी तैनात रहती है, हमें इन सब से कोई खतरा नहीं है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि ज्योति पहले एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ का काम करती थी, लेकिन पैसेंजर के साथ बदतमीजी करने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया था। इधर फैक्ट्री पहुंचने के बाद वहां उन लोगों की मुलाकात नूर बानो मैडम से होती है जो फैक्ट्री का सारा काम देखती है। ज्योति को वहां पर रहने के लिए एक जगह मिल जाती है, लेकिन ज्योति बार बार उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रही थी और घबरा रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ज्योति इंडिया में थी। ज्योति जॉब पाने के लिए जॉब कंसल्टेंसी के पास जाती है और वो चावला जी से मिलती है। चावला जी बताते हैं कि उसके पास जितने भी वैकेंसीज थे वो तो सारे बंद हो चुके हैं और जो भी वैकेंसी हैं उनके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। ज्योति अपनी हालत के बारे में समझाती है और कहती है कि उसके भैया और भाभी के मौत के बाद से उसकी भतीजी और उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है और भैया ने बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है जो चुकाना बाकी है और अगर उसे काम नहीं मिला तो वो बुरी तरह फंस जाएगी। ये सुनकर चावला अपने कंप्यूटर में जॉब वैकेंसी ढूंढने लगता है और उसे एक वैकेंसी मिल जाती है जो मोसुल इराक में है। और मोसुल का नाम सुनते ही ज्योति घबराने लगती और कहती है यहाँ पर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन चावला कहता है कि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। ज्योति अपने घर में जाकर अपनी माँ को बताती है कि उसे एक जॉब मिल गया है जो मस्कट में है। ज्योति अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो मोसुल नहीं बल्कि मस्कट जा रही है। ये सुनकर उसकी माँ भी हाँ कर देती है, लेकिन उसकी भतीजी माँ ही नाराज हो जाती है क्योंकि ज्योति उसे छोड़कर चली जा रही थी। ज्योति अपनी माँ से कहती है कि अगर मैं वहाँ पर काम करूंगी तो 2 साल के अंदर हम बैंक से लिया हुआ कर्जा चुका देंगे और हमारी सारी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। ज्योति मोसुल जाने की तैयारी करती है और एक दिन उसे गारमेंट फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाता है और वो मोसुल के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उसके घर वाले जानते थे कि वो तो मस्कट जा रही है। इधर हम वापस प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि ज्योति बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो चावला को फोन करके इंडिया वापस जाने का टिकट का इंतजाम करने को बोलती है, लेकिन चावला कहता है कि वो वापस आने का इंतजाम तो कर देगा, लेकिन उसने जो एडवांस पैसे दिए हैं वो वापस उसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर ज्योति और ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, अब उसे मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ेगा। तभी रफीक वहाँ पर आता है और ज्योति से पूछता है क्या आपने डिनर कर लिया, लेकिन ज्योति को डिनर करने की इच्छा ही नहीं थी। रफीक ज्योति को एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए चलने को बोलता है और कहता है ये कंपलसरी है। ज्योति ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए चली जाती है और देखती है कि सभी वर्कर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और यही उन लोगों का ट्रेनिंग सेशन था। यहाँ हमें पता चलता है कि रफीक पाकिस्तान से है और वो यहाँ 2 साल से काम कर रहा है और वहाँ पर बैठे बाकी सभी कर्मी भी ज्योति को दिलासा देते हैं कि यहाँ कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, यहाँ हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। धीरे धीरे ज्योति का मूड बदलने लगता है और वो वहाँ पर काम करने लगती है और रफीक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है।
है। फिर एक दिन शाम को रफीक ज्योति को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। तभी ज्योति को उसके घर वाले फोन करते हैं और उसकी भतीजी माही कहती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है और उस दिन ज्योति को वो घर आने को बोलती है। ये कहकर ज्योति फोन काट देती है और तभी हम न्यूज में देखते हैं कि मोसुल शहर में एक मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इसके पीछे ISIS का एक मेंबर असद का काम है। और इस ब्लास्ट के बाद इराकी आर्मी पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। ये सब जानकर ज्योति बहुत ज्यादा डर गई थी। इधर फैक्ट्री में जब सभी को पता चलता है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है तो सारे वर्कर अपना पासपोर्ट वापस मांगते हैं, क्योंकि वो सभी अपने देश वापस जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ अब दंगे फसाद होना शुरू हो चुके थे। नूर बानू सभी को समझाती है कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और आखिर में नूर सभी को पासपोर्ट देने का फैसला करती है। इधर चावला ज्योति को फोन करके बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सारे भारतीय इराक में मौजूद हैं और उन सभी को वो बाहर निकाल लेंगे। ये बात जब ज्योति जाकर नूर को बताती है तो नूर उसे कहती है कि इंडिया वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इंडियन गवर्नमेंट से बात कर लूंगी। ये कहकर नूर वहां से चली जाती है, लेकिन रफीक ज्योति को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए आपको वापस इंडिया चले जाना चाहिए, जब तक यहाँ के हालत ठीक ना हो जाए आप वहीं रहिए। रात के समय ज्योति वापस अपने घर अपनी माँ को फोन लगाकर कहती है कि वो घर वापस आ रही है और तभी जोरदार ब्लास्ट होने की आवाज आने लगती है और ज्योति बाहर जाकर देखती है कि पूरे शहर में ब्लास्ट हो रहा था। सुबह न्यूज में ये सब दिखाया जाता है और तभी हाफिज आकर कहता है कि ISIS की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। सभी लोग डरने लगते हैं और नूर सभी को बेसमेंट में छुपने को बोलती है और सभी वर्कर्स बेसमेंट में छुपने के लिए चले जाते हैं। तभी आतंकवादी सोल्जर फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और नूर, रफीक और हाफिज को बंदी बना लेते हैं। यहाँ हम ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक कमांडर वाहब अब्राहम को देखते हैं, जो तीनों से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एक सोल्जर नूर को गोली मार देता है। ये देखकर रफीक बहुत ज्यादा डर गया था। वाहब हफीज से बाकी लोगों के बारे में पूछता है कि बाकी लोग कहाँ छुपे हुए हैं। हफीज बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो डर के मारे बता देता है कि सभी लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं। फिर कुछ सोल्जर बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां जाकर सभी को वो बंदी बना लेते हैं और उनमें से आधे लोगों को एक ट्रक में बैठाया जाता है और बाकी के आधे लोगों को दूसरे ट्रक में बैठाया जाता है। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में एक ट्रक दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है और फिर सभी को नीचे उतारा जाता है और लाइन से बैठाया जाता है और सभी को एक एक कर वहीं गोली मार दिया गया था। दूसरे ट्रक में बाकी के आधे वर्कर्स थे, जिनमें ज्योति भी थी, और उन सभी को एक बिल्डिंग में लाया जाता है जहां ISIS की पूरी टीम थी। और ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था और वहां ज्योति के अलावा बहुत सारे औरतें भी थीं जिन्हें वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था और वो लोग बहुत सालों से वहां पर काम कर रहे थे। वाहब को देखते हैं जो UN वर्कर्स को बंदी बना लेता है और एक वीडियो बनाता है जिसमें वो UN के जनरल सेक्रेटरी को धमकी देता है कि अगर $50 मिलियन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो तुम्हारे लोगों को मार दिया जाएगा। फिर उसे असद का फोन आता है और वह अब बताता है कि सारा काम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और हमने ऑयल रिजर्व को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर असद खुश होता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। फिर वहाब और उसके साथ बाकी मेंबर भी वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर बाकी लड़कियों को बुलाया जाता है और वहाब ज्योति को अपने पास बुलाता है क्योंकि वहाब उसके साथ सोना चाहता था। वहाब ज्योति से उसका नाम पूछता है क्योंकि इसके पहले वहाब को ज्योति का नाम नहीं पता था। वहाब ज्योति को नहाने के लिए भेजता है और ज्योति नहाने के लिए अंदर बाथरूम में चली जाती है और पीछे से वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्योति वाहब को पीछे जोर से ढकेल देती है, जिसके चलते वाहब का सिर दीवार से टकराता है और वो वहीं पर मर जाता है। ज्योति बहुत ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करेगी। ज्योति फिर से बुर्खा पहन लेती है और छुप छुप कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही ISIS के सभी आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर के बाद असद वहां पर पहुंच जाता है और वाहब की मौत से वो बहुत गुस्से में था। लेकिन असद ज्योति को जब देखता है तो उसे ज्योति बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो अपने भाषा में सभी से कहता है कि वो ज्योति से शादी करेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वहां पर असद की पहली बीवी हबीबी वहां पर आती है, लेकिन ज्योति बोलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि असद ने क्या बोला। फिर वहां पर यस्मीन आकर हिंदी में समझाती है, कहती है कि असद ने फैसला किया है कि वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर ज्योति गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। ज्योति वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। इधर इंडिया में ज्योति की माँ चावला से मिलने के लिए आती है और अपनी बेटी का हालचाल पूछती है क्योंकि बहुत दिनों से उसकी बेटी का फोन नहीं लग रहा। चावला बताता है कि
कि 2 दिन पहले ही उसकी ज्योति से बात हुई और वो मोसुल से वापस इंडिया आने के लिए टिकट का इंतजाम करने के लिए फोन की थी। जब उसकी माँ मोसुल का नाम सुनती है वो बोलती है कि ज्योति ने कहा था कि वो तो मस्कट जा रही है। चावला बताता है कि वो मोसुल गई है काम करने। ज्योति की माँ और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि मोसुल में हालात ठीक नहीं थे। चावला ज्योति की माँ को समझाता है कि जब उसने ज्योति को मोसुल भेजा था तब लड़ाई नहीं चल रही थी और वो उसे सलाह देता है कि दिल्ली चले जाने क्योंकि इराक में बहुत सारे भारतीय नर्सेस फंसे हुए हैं और उन सभी को वहां से बाहर निकालने का इंतजाम भारतीय सरकार कर रही है। इधर हम वापस ज्योति को देखते हैं जिसे होश आता है और सामने उसकी भतीजी माही दिखाई देती है, लेकिन वो उसकी भतीजी नहीं थी। अब वो लड़की आफरा कहती है कि यहाँ वो और उसकी बहन माहिरा फंसी हुई हैं और वो पिछले 2 साल से यहाँ पर कैद हैं और इन लोगों ने उसके माता पिता को भी मार डाला और वो लोग जो चाहे उसे काम करवाते हैं। फिर वहाँ पर एक औरत आकर ज्योति को एक कपड़ा देती है जिसे पहनकर वो उसे आसाद के पास लेकर चली जाती है। असद ज्योति को वाइन पीने के लिए देता है लेकिन उसे पीते ही ज्योति को नशा जैसा होने लगता है। असद कहता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुमने वाहब को मारा है जो हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी था। और फिर असद ज्योति के साथ सोने लगता है। इधर इंडिया में हम देखते हैं कि ज्योति की माँ और उसकी भांजी माही दोनों दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिस के बाहर बहुत सारे भारतीय धरना देकर बैठे हुए थे क्योंकि बहुत दिनों से सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही थी। फिर वहाँ पर ऑफिस का एक क्लर्क आता है और सभी लोगों को कहता है कि सरकार सभी लोगों को वापस लाने का इंतजाम कर रही है। फिर आते समय ज्योति की माँ और माही दोनों क्लर्क का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाते हैं। दोनों क्लर्क से मदद मांगते हैं क्योंकि ऑफिस के बाहर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा। क्लर्क ज्योति का एक फोटो अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगर कोई खबर मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। इधर हम देखते हैं कि ज्योति असद के बगल में सोई हुई थी और जब उसकी नींद खुलती है तो असद सो रहा था। ज्योति धीरे से हथकड़ी उठाकर असद के हाथों में लगा देती है लेकिन असद की भी नींद खुल जाती है और ज्योति वहां पर रखे हुए बंदूक को ले लेती है। असद बंदूक रखने के लिए कहता है और असद ज्योति के ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन गलती से ज्योति के हाथों से बंदूक चल जाती है और गोली सीधे असद के कंधे में लगती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर बैठे सभी आतंकवादी कमरे के अंदर चले आते हैं। ज्योति असद के सिर पर बंदूक लगाकर बाहर निकलती है और सभी सोल्जर को पीछे रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर यस्मीन भी आती है और ज्योति कहती है कि आफरा और माहिरा को बुलाने के लिए। ज्योति असद को लेकर बाहर चली जाती है और सभी सोल्जर को एक कमरे में बंद कर देती है। ज्योति, आफरा और माहिरा तीनों असद को गाड़ी में बैठाकर वहां से भागते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद असद चलती गाड़ी से नीचे कूद जाता है। ज्योति असद को वापस गाड़ी में आने के लिए कहती है और असद वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ज्योति असद को गोली मार देती है। फिर ज्योति बाकी दोनों को लेकर गाड़ी से वहां से भागती है और असद के सोल्जर वहां पर आ जाते हैं असद को वापस ले जाने के लिए। इधर इंडिया में हम देखते हैं कि ज्योति की माँ एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देती है कि उसकी बेटी का नाम ज्योति है और वो भारत सरकार से अनुरोध करती है कि उन सभी नर्सेस के साथ साथ उसकी बेटी को भी वापस लाया जाए। वापस हम ज्योति को देखते हैं जो इराकी पुलिसमैन के घर तक पहुंच जाती है और वो इराकी पुलिसमैन उन दोनों को अपने घर में पनाह देता है लेकिन हमें पता चलता है कि वो पुलिसमैन भी असद के साथ मिला हुआ था और वो उन लोगों को खबर दे देता है कि 3 लड़की भागकर उसके घर में आ गई हैं। असद को भी पता चल जाता है कि 3 लड़की कहाँ पर हैं और उन लोगों को वापस लाने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है लेकिन उन दोनों की बात आफरा सुन लेती है और ज्योति को जाकर बता देती है। फिर तीनों आराम करने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं और बाहर से पुलिस वाले की बीवी दरवाजा लॉक कर देती है। थोड़ी देर में वहां पर असद के आदमी पहुंच जाते हैं लेकिन ज्योति और बाकी दोनों लड़कियां खिड़की तोड़कर भाग निकलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी गड्ढे में अटक जाती है। ज्योति गाड़ी से उतरकर पीछे से धक्का लगाने की कोशिश करती है और किसी तरह गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालती है और इराकी पुलिस वाला उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन तीनों अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन असद के सोल्जर अपने गाड़ी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग सभी एक आर्मी कैंप तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद आर्मी के सभी सोल्जर असद के लोगों पर गोली बरसाने लगते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। फिर ज्योति, आफरा और माहिरा तीनों कैंप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि वो इराकी आर्मी असली में वो एक ब्रांच है जिसका नाम है कुर्दिश आर्मी जो आईसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इधर इंडिया में न्यूज में दिखाया जाता है कि यूएन ने आईसिस के साथ एक समझौता किया है कि जितने भी यूएन वर्कर इराक में फंसे हुए हैं उन सभी को रिहा किया जाए। ये सुनकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर बैठे हुए सारे ऑफिसर्स अनुमान लगाते हैं कि अब शायद सीरिया में फंसे हुए नर्स को भी रिहा कर दिया जाएगा। तभी वहां पर क्लर्क आता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि मसूल में एक लड़की फंसी हुई है जिसका नाम है ज्योति, उसे भी रिहा करना होगा। लेकिन मसूल का नाम सुनते ही वो सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि वहां तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं।
और वो सभी को बताते हैं कि ये खबर फैलनी नहीं चाहिए, अगर ये खबर बाहर फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ज्योति को वापस लाने का इंतजाम कर लेती है और कुर्दिश आर्मी को खबर कर देती है। कुर्दिश आर्मी का एक सिपाही आकर ज्योति को बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्हें इंडियन एम्बेसी बगदाद जाने के लिए बोला है और वहां से तुम्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा और तुम्हें वहां मोसुल एयरपोर्ट से उन सभी यूएन वर्कर के साथ भेजा जाएगा। ये सुनकर ज्योति खुश तो होती है मगर वो परेशान भी थी, लेकिन ज्योति को यहाँ से निकलने के लिए अपना नाम बदलना होगा और कोई इस्लामी नाम रखना होगा ताकि वो आसानी से मोसुल से बगदाद जा सके। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट यूएई से मदद मांगते हैं। इधर ज्योति अपना नाम बदलकर मरियम सुल्तान रखती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट में वही नाम छपवाया जाता है। इधर वो दिन आ जाता है जिस दिन ज्योति का डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था और वो मोसुल एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलता है कि पूरे एयरपोर्ट को आईसिस के आतंकवादी पहरा दे रहे हैं। तभी इंडिया में हम देखते हैं कि मोसुल एयरपोर्ट से जा रहे 60 यूएन वर्कर की लिस्ट में मरियम सुल्तान का नाम ही नहीं था। ये सुनकर तो सभी का होश उड़ गया था। तभी टीवी में एक और न्यूज आता है जिसमें ज्योति की माँ का इंटरव्यू दिखाया जाता है और ये वही इंटरव्यू था जो ज्योति की माँ अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बोल रही थी। तभी इंडियन ऑफिसर्स घबराने लगते हैं, कहते हैं कि अगर ये वीडियो आईसिस ने देख लिया तो ज्योति को वहां से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इधर ज्योति एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और अपना पासपोर्ट चेक करवाती है, लेकिन पासपोर्ट चेक करवाते समय मरियम का नाम लिस्ट में दिखा ही नहीं रहा था। एयरपोर्ट कर्मचारी अपने सीनियर को फोन लगाता है और पूछता है कि मरियम सुल्तान का नाम लिस्ट में है ही नहीं। तभी उस सीनियर को नया लिस्ट मिलता है और वो नया लिस्ट उस एयरपोर्ट कर्मचारी को भेज देता है और उस नए लिस्ट में मरियम का नाम था। ये देखकर वो एयरपोर्ट कर्मचारी उसका पासपोर्ट वेरीफाई कर लेता है। पासपोर्ट वेरीफाई हो जाने के बाद ज्योति आगे की ओर बढ़ती है। तभी असद की पत्नी हबीबी को ज्योति की माँ का इंटरव्यू वीडियो मिल जाता है और ये देखकर वो अपने सभी आदमियों को एयरपोर्ट सील करने का ऐलान करती है और ज्योति को ढूंढकर वापस लाने को बोलती है। इधर ज्योति को आईसिस का एक सोल्जर बैग चेक कर रहा था और चेक करने के बाद उसे आगे जाने को बोलता है। इधर एयरपोर्ट में सभी आईसिस सोल्जर को ज्योति का फोटो दिखा दिया जाता है और उस फोटो को देखकर वो सोल्जर पहचान लेता है कि ज्योति तो इसी एयरपोर्ट में है। तभी वहां पर असद पहुंच जाता है जो कि घायल था और उसे बताया जाता है कि पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है और ज्योति एयरपोर्ट के अंदर है और फ्लाइट को भी होल्ड में रखा जाता है क्योंकि जब तक ज्योति मिल नहीं जाती तब तक फ्लाइट को नहीं छोड़ा जाएगा। आईसिस के सभी सोल्जर ज्योति को ढूंढने लगते हैं और ज्योति अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती है। आईसिस के कुछ सोल्जर एक टंकी के ऊपर आते हैं जिसमें पानी भरा हुआ था और उसी टंकी के अंदर ही ज्योति छुपी हुई थी। सोल्जर को ज्योति दिखाई नहीं देती और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर असद को उसके बॉस का फोन आता है और असद से कहते हैं कि हमें ऑर्डर आया है कि सभी यूएन वर्कर्स को रिहा करना ही होगा और जल्द से जल्द फ्लाइट को छोड़ने का ऑर्डर देता है और उसके बाद वो अपनी लड़की को ढूंढ सकता है। लेकिन असद कहता है कि उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की थी और जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक फ्लाइट होल्ड में रहेगी। अब ऐसी करते करते रात हो जाती है और ज्योति एक जगह छुपी हुई थी और बाहर देखती है कि प्लेन खड़ी हुई थी। तभी वहां पर रफीक पहुंच जाता है और ज्योति कहती है कि मुझे किसी तरह प्लेन तक पहुंचना होगा जिसके लिए पूरे एयरपोर्ट की लाइट बंद करवानी होगी। रफीक कहता है कि एयरपोर्ट की लाइट मैं बंद कर दूंगा मगर आपको जल्द से जल्द प्लेन के अंदर पहुंच जाना होगा। तभी रफीक अपने पास से एक चिट्ठी निकालता है जो ज्योति से कहता है कि जब आप अपने देश पहुंच जाइएगा तो ये चिट्ठी मेरी माँ तक पहुंचा दीजिएगा। इधर असद से मिलने उसके बॉस आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि प्लेन को छोड़ने के लिए। इधर रफीक पूरे एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देता है और ज्योति वहां से भागकर प्लेन की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर जख्मी हो जाता है और आईसिस का एक सोल्जर एयरपोर्ट का लाइट ऑन कर देता है और ज्योति किसी तरह प्लेन के पहियों के पीछे जाकर छुप जाती है। इधर इसके बाद आईसिस के सोल्जर रफीक को पकड़ लेते हैं और असद के पास लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का फैक्ट्री में काम करता था और ये ज्योति को जानता है। असद ज्योति के बारे में उसे पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन रफीक कुछ नहीं बताता। गुस्से में असद रफीक को वहीं पर गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि प्लेन के अंदर जाकर चेक करने के ज्योति वहाँ है या नहीं। फिर सभी यूएन वर्कर्स को प्लेन के अंदर लाया जाता है और आईसिस के सोल्जर प्लेन के अंदर जाकर चेकिंग करते हैं कि ज्योति वहाँ है या नहीं, लेकिन वहाँ पर ज्योति नहीं थी। असद को जब पता चलता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ज्योति कहाँ चली गई। यहाँ हम देखते हैं कि ज्योति प्लेन के पहियों के पास ही बैठी हुई थी। प्लेन बगदाद के लिए रवाना होने लगती है और असद ना चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था और वो इसी सोच में रह गया था कि आखिर ज्योति कहाँ चली गई। और आखिरकार प्लेन बगदाद पहुंच जाती है और ज्योति की हालत बहुत खराब थी।
ज्योति को तुरंत मेडिकेशन के लिए भेज दिया जाता है और फिर वहां से वापस उसे इंडिया भेज दिया गया था। अब 3 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। ज्योति रफीक की दी हुई मनी ऑर्डर उसके माँ को भेजने के लिए जाती है, लेकिन उसमें एक और चिट्ठी भी था और उसमें से वो एक तस्वीर बाहर निकालती है जो कि रफीक और ज्योति की तस्वीर थी। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि रफीक ज्योति को पसंद करता है और अपनी शादी की बात वो अपनी माँ से करने वाला था। ये पढ़कर ज्योति रफीक को याद करती है और रोने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।